नमस्कार दोस्तों, मैं साविता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल ने किसानों को उनकी जमीन क्यों लौटा दी। जानेंगे गुजरात सरकार ने किसानों के लिए क्या घोषणा की है। बताएंगे पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। समझेंगे किसान संगठन क्यों फसल बीमा योजना से खुश नजर नहीं आ रहा है। साथ ही बताएंगे केंद्र सरकार के अहम फैसले के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर में किसानों को उनकी जमीन सौंप दी है। साथ ही खेतों में सरसों का बीज रोपकर प्रतीकात्मक संकेत के रूप में कृषि प्रक्रिया की शुरुआत भी की है। 10 साल पहले तत्कालीन वाम मोर्चा की सरकार ने किसानों के हिंसक विरोध के बीच हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिकांश लोग अपनी जमीन देने के इच्छुक नहीं थे। 14 सितंबर को किसानों को उनकी जमीनों के दस्तावेज देने के 5 सप्ताह बाद एक बार फिर यहाँ पहुंचे मुख्यमंत्री ने गोपालपुर में एक खेत में बीजारोपण किया और किसानों से इस बात पर चर्चा की कि उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करने की कैसी योजना बनाई है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और वी गोपाला गौड़ा की सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 31 अगस्त को अपने फैसले में सिंगूर के किसानों को उनकी जमीन 12 सप्ताह के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा तय समय सीमा नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 10 नवंबर तक हम सारी जमीनें किसानों को लौटा देंगे। बटाईदारों तथा कृषि मजदूरों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। निर्माण की वजह से 36 एकड़ जमीन पर कंक्रीट, पीलर और काफी मात्रा में धातुएं पड़ी हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम इस हिस्से को भी खेती लायक बनाएंगे। हमारा उद्देश्य हरियाली बचाना, हरियाली पैदा करना तथा सिंगूर के लोगों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमीन को खेती लायक बनाने का काम 10 नवंबर तक सुनिश्चित करने को कहा है। गुजरात में इस बार जहां अच्छी बारिश के चलते मूंगफली की फसल अच्छी होने से किसान खुश हैं, वहीं इनकी इस खुशी को दोगुनी कर दिया है राज्य सरकार के खाद्य और सामग्री विभाग के एक अहम घोषणा ने। क्या है वो घोषणा, आइए जानते हैं। गुजरात सरकार ने मूंगफली की फसल के लिए आधार कीमत तय कर दी है। इसमें 100 करोड़ रुपए सरकार अपने आपातकालीन फंड से देगी। किसानों की ये फसल सामग्री विभाग, नाफेड, गुजकोट, गुजकोमासोला और सीसीआई के जरिए तय बेस रेट पर खरीदी जाएगी। गौरतलब है कि कपास की फसल में किसानों को अच्छा दाम न मिलने के बाद मूंगफली बोने वाले किसानों का बेस रेट के लिए प्रदर्शन हो रहा था। इसी विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। गुजरात के कृषि मंत्री चीमन छापरिया का कहना है कि मूंगफली, कपास और दाल की जो कीमत तय की जाती है उसके हिसाब से ही सरकार इन फसलों को खरीदेगी। राज्य में बारिश अच्छी होने की वजह से 2013 में जहां 1 लाख मीट्रिक टन मूंगफली नाफेड ने बेस रेट पर खरीदी थी, वैसे ही इस साल भी 1 लाख मीट्रिक टन मूंगफली राज्य सरकार के जरिए खरीदी जाएगी। बर्ड फ्लू का कहर अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही देखा जा रहा था, लेकिन बड़ी तेजी से पूरे भारत में बर्ड फ्लू किसी महामारी की तरह अपना पांव पसार रहा है और इस परेशानी से निपटने के लिए पशुपालन विभाग अनुभवी देशों से संपर्क कर रहा है। बर्ड फ्लू के H5N8 वायरस से लड़ने के लिए पशुपालन विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों के संपर्क में है जहां इस वायरस ने भारत से पहले अपने पांव पसारे हैं। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय पशुपालन विभाग ने WHO से संपर्क साधा है। इतना ही नहीं, अपने राजदूतों के जरिए उन देशों के स्वास्थ्य विभाग से भी पशुपालन विभाग संपर्क में है जहाँ बर्ड फ्लू के H5N8 वायरस ने पिछले साल दस्तक दी। दरअसल ये वायरस भारत के लिए नया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने बताया है कि हमने उन देशों से संपर्क भी किया है जहां पिछले साल इस वायरस का प्रकोप था। ये जानने की कोशिश भी की है कि उनका स्वास्थ्य मंत्रालय आखिर कैसे लड़ रहा है। साथ ही 2 नवंबर को देश के सभी राज्यों के पशुपालन विभागों के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानने के लिए जुड़ेंगे कि वे क्या क्या कदम उठा रहे हैं। देश के अन्य 4 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में है और अब तक 115 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अन्य और राज्यों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के किसान अब मायूस हैं।
जिसके चलते किसानों ने खेतों से टमाटर तोड़ना बंद कर दिया है और खेतों में पड़े टमाटर खराब हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं कि फसल अच्छी हो और उन्हें बाजार में सही कीमत मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो किसान निराश, मायूस और हताश हो जाते हैं, खुद को थका और हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा ही हाल है मध्य प्रदेश के किसानों का। उन्हें टमाटर की सही कीमत नहीं मिल रही है, जिससे किसान परेशान है। वे अपनी उपज की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। गत वर्ष 1 कैरेट 250 से 400 रुपए बिका था। वहीं इस बार मंडियों में 700 से 110 रुपए प्रति कैरेट दाम मिले हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के टमाटर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान सहित देश के बाहर भी टमाटर का निर्यात किया जाता है, जबकि इस बार उत्पादन पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इस साल टमाटर की डिमांड कम हो गई है, लिहाजा किसानों को अब कम दामों पर टमाटर बेचना पड़ रहा है। हालात ये है कि क्षेत्र के कुछ किसानों ने तो खेतों से टमाटर भी नहीं तोड़े हैं और खेतों में ही पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों पर लागू स्टॉक लिमिट की व्यवस्था को अगले और 6 महीने यानी कि अप्रैल 2017 तक बढ़ा दिया है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। चीनी की कीमतें इस समय 40 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। 2 साल सूखा पड़ने के कारण चीनी का उत्पादन घटा है, इससे इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉक लिमिट की व्यवस्था 29 अक्टूबर 2016 को खत्म हो गई थी। अब ये आदेश 28 अप्रैल 2017 तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को विभिन्न राज्यों में चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारें अपनी तरह से लागू कर रही है। चीनी मूल्य पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने इसी साल की शुरुआत में स्टॉक सीमा का प्रावधान किया था, जब कीमतें 5 साल के सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गई थी। इसके तहत व्यापारियों को अधिकतम 5000 क्विंटल तक चीनी का स्टॉक करने की छूट है। कोलकाता में स्टॉक सीमा 10,000 क्विंटल है। व्यापारियों को स्टॉक 30 दिन के भीतर बेचना जरूरी है। साल 2016-17 के पेराई सीजन में कुल 232 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। पिछले साल हुए 250 टन के उत्पादन से 7.20% कम है। आखिर क्यों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन खराब हो रहा है, जानेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने नौकरशाहों से कहा कि इस मामले पर फीडबैक दें। उन्होंने शीर्ष नौकरशाह कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा को कहा है कि वे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे विषयों को चिन्हित करें जिसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिव और सरकार के सभी सचिवों को उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जहां उनके विभाग और राज्यों में सुधार की गुंजाइश है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। सहज कारोबार के मामलों में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत के खराब प्रदर्शन पर सरकार ने निराशा जताई है। भारत के 190 देशों की सूची में 130वें पायदान पर आने पर पीएम मोदी ने शीर्ष नौकरशाहों से कहा है कि वर्ल्ड बैंक की टिप्पणियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट दें। 16वें प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने नौकरशाहों से कहा कि इस मामले पर फीडबैक दे। उन्होंने शीर्ष नौकरशाह कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा को कहा है कि वे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे विषयों को चिन्हित करें जिसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिव और सरकार के सभी सचिवों को उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जहां उनके विभाग और राज्यों में सुधार की गुंजाइश है। वर्ल्ड बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैंकिंग में भारत 130वें पायदान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 पायदान का सुधार हुआ है। वर्ल्ड की डूइंग बिजनेस 2017 की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन तथा पूर्व यूगोस्लाव मैसेडोनिया गणराज्य का स्थान है। सूची में पाकिस्तान 144वें स्थान पर है। किसान खेती से जुड़ा है और खेती किसान से, लेकिन आज के समय में कौन सी बीमारी किस फसल को लग जाए इसका इन लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं रहता।
इसी समस्या का समाधान निकालते हुए मसाला अनुसंधान केंद्र ने किसानों को मसाला फसलों की जानकारी दी है। राजस्थान के सुल्तानपुर क्षेत्र तोरण गांव में कृषकों को मसाला फसलों के बारे में जानकारी दी गई। धनिया मेथी के मिनी किट प्रदर्शन के लिए कृषकों को दिए गए। मसाला अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर नरोत्तम मीणा ने कहा कि केंद्र द्वारा धनिया की ऐसी किस्म विकसित की गई है जिसमें लोंगिया रोग बिल्कुल नहीं लगता है। उन्होंने किसानों को लोंगिया रोधी किस्म का उपयोग करने के लिए किट प्रदान किया। कृषि पर्यवेक्षक देशराज इमरान खान ने किसानों को मसाला खेती में उन्नत किस्मों से कीट नियंत्रण की जानकारी दी। दीपावली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इससे पहले सरकार ने इस साल की शुरुआत में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 6% बढ़ाकर 125% तक कर दिया था। बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से इसका विलय बेसिक सैलरी में ही कर दिया गया। डीए बढ़ोतरी जुलाई 2016 से बकाया थी, इसलिए बढ़ा हुआ डीए जुलाई से ही लागू होगा। साल में 2 बार डीए की घोषणा होती है। साल में जनवरी और जुलाई महीने में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती है, लेकिन अक्टूबर का आधा महीना बीत जाने पर ऐलान न होने पर कर्मचारी संघों ने सरकार से जल्द डीए बढ़ाने और दीपावली से पहले बकाया बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की मांग की थी। कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए। कर्मचारियों का तर्क है कि इससे पहले भी सभी वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में बदलाव होते रहे हैं। कहते हैं मानवता का धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें निस्वार्थ भाव से जन सेवा की जाए। इसी कड़ी में अगर बात की जाए सिख समुदाय की, तो वो हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आता रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सिख समुदाय मानवता की सेवा करते हुए गुरुद्वारों में कई सालों से मुफ्त लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सो सके। साथ ही कई बार आपदा प्रभावित इलाकों में भी सिख समुदाय की तरफ से पैकेज भोजन की व्यवस्था की गई है। ये कदम सामाजिक असमानता का राग अलापने वालों किसी भी जाति और धर्म से ऊपर है। एकता और मानव धर्म की बात चल ही रही है, तो लंगर को भला कैसे भूल सकते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारों में सालों से लंगर की व्यवस्था है, जहां जाति, धर्म और हैसियत से परे प्रतिदिन लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। वहीं दुनिया के जिस कोने में भी गुरुद्वारे हैं, वहां निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है। इस बार एक गुरुद्वारे ने मानवता की सेवा के लिए जो कदम उठाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अमृतसर हवाई अड्डे के पास के एक गुरुद्वारे ने मोबाइल लंगर की शुरुआत की है। इस मोबाइल लंगर से जरूरतमंदों, गरीबों, राहगीरों, मजदूरों, वाहन चालकों को निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध की जाती है। जगदलपुर के बस्तर के किसानों का रुझान मक्के की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में मक्का धान के बाद सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल बन गई है। बस्तर के मक्के की दुनिया के कई देशों में मांग बढ़ गई है। इस बात की सच्चाई इस तथ्य से समझी जा सकती है कि पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में मक्के के रकबे में करीब 20% की वृद्धि हुई है। बस्तर से मक्के की सप्लाई चीन, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया में हो रही है। साल 2003 और 4 में छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्के की फसल बोई गई थी और इसका उत्पादन 2.24 लाख मीट्रिक टन हुआ था। ये साल 2012 और 13 में बढ़कर 1.92 लाख हेक्टेयर हो गया। इस अवधि में मक्के के रकबे में 20% बढ़ोतरी हुई, जबकि उत्पादन में 56% वृद्धि हुई है। किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने कौन सा तरीका अपनाया है, बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी।
बिहार के कटिहार जिले में किसानों की दयनीय स्थिति देखकर सरकार उच्च स्तरीय अभियान चला रही है ताकि वो आगे आ सके। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञों ने फसलों की उन्नत खेती के लिए जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान बेहद जरूरी है और आधुनिक खेती के माध्यम से किसान आर्थिक संपन्नता पा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। छात्रों को देश का भविष्य कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अपने आने वाले कल को हर कोई संवारता है। देश के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का एक अभियान शुरू किया गया है, जो 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। आइए जानते हैं इस अभियान के बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के अंदर 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिससे छात्र सतर्क और जागरूक बने। सीबीएसई के संयुक्त सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने स्कूल से कहा है कि जागरूकता सप्ताह के दौरान स्कूल अपने यहाँ पर स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्ट्रीट प्ले, वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेख प्रतियोगिता का आयोजन करें। स्कूल अपने यहाँ आयोजित हुए कार्यक्रमों की रिपोर्ट 200 शब्दों में बनाकर सीबीएसई को भेजेंगे। इन्होंने कहा है कि इससे छात्रों में जवाबदेही भी बढ़ेगी। दूसरा, समाज में किस तरह से सतर्क रहा जाता है, इसकी भी जानकारी उन्हें मिलेगी। मैनपुरी जिले में आलू का बीज बाजारों में सस्ता होने के चलते किसानों ने बाजारों की ओर रुख किया है, जिससे सरकारी उद्यान विभाग के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हर वर्ष सरकार उद्यान विभाग को किसानों को वितरित करने के लिए उच्च गुणवत्ता का आलू देता है, जिसके लिए लगभग 1 महीने पहले से ही किसानों को पंजीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद आलू आने पर किसानों को वितरित किया जाता है। लेकिन इस बार उद्यान विभाग के पास आलू तो है ही, लेकिन किसान नहीं, जबकि विभाग ने पिछले साल 700 क्विंटल आलू का आवंटन किया था। वहीं किसानों ने 1000 क्विंटल आलू के लिए आवेदन दिया है, जिसके चलते उद्यान विभाग ने इस बार सरकार से ज्यादा आलू बीज की मांग की है। सरकार ने भी मांग को समझते हुए जिले को 1000 क्विंटल आलू का लक्ष्य दे दिया है। किसानों ने तो इस बार भी आवेदन में उत्साह दिखाया है, लेकिन जब शासन ने आलू बीज का मूल्य तय किया तो किसानों ने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि शासन ने आलू का जो मूल्य तय किया वो बाजार भाव से लगभग 2 गुना है, जिसके चलते किसानों ने बाजारों की ओर रुख किया है। जहां एक तरफ किसान संगठन फसल बीमा योजना से खुश है, वहीं दूसरी ओर कई किसान संगठनों का आरोप है कि फसल बीमा योजना का लाभ सहकारी बीमा कंपनियों के बजाय निजी बीमा कंपनियों को मिल रहा है, जिससे किसान संगठन का एक तबका नाखुश नजर आ रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि फसल बीमा योजना का लाभ सरकारी बीमा कंपनियों के बजाय निजी बीमा कंपनियों को मिल रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में जुड़ी बीमा कंपनियों में सरकारी बीमा कंपनी की उपस्थिति नाम मात्र की है। सरकारी क्षेत्रफल में केवल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही एक और कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आशंकी सरकारी कंपनी है, क्योंकि इसमें भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 74% है, जबकि इस योजना से जुड़ी है ICICI लोम्बार्ड, HDFC आर्गो, इफ्को टोक्यो, बजाज अलियांस, फ्यूचर जनरली, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, अन्य निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं। दिलचस्प ये है कि भारत में बीमा क्षेत्र में भारी योगदान दे रही 4 प्रमुख सरकारी कंपनियों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा योजना से नहीं जोड़ा गया है। किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि फसल बीमा योजना किसी को ज्यादा और किसी को कम मिल रही है। हिमाचल सरकार ने अपने यहाँ के किसानों को राहत पहुँचाने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि किसानों के लिए लोन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, ताकि किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य के सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की 379वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बागवानों के लिए ऋण की प्रक्रिया काफी उदार होनी चाहिए और बागवान चाहे ऋण खेती की हो या उपकरण की या सिंचाई उद्देश्य के लिए लाभान्वित करने के लिए प्रक्रिया को और ज्यादा सरल व उदार बनाया जाना चाहिए।
ताकि राज्य सहकारी बैंक विशेषकर किसानों और बागवानों को बैंकिंग सेवाएं देकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उन्हें ये देखकर खुशी होती है कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों को सुविधा देने के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के बागवानी क्षेत्र पर आधारित दस्तावेज स्टेटस एंड रिपोर्ट का भी विमोचन किया। कटिहार जिले में किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार उच्च स्तरीय अभियान चला रही है, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों का स्तर ऊंचा उठ सके। बिहार के कटिहार जिले में किसानों की दयनीय स्थिति देखकर सरकार उच्च स्तरीय अभियान चला रही है ताकि वो आगे आ सके। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञों ने फसलों की उन्नत खेती के लिए जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान बेहद जरूरी है और आधुनिक खेती के माध्यम से किसान आर्थिक संपन्नता पा सकता है। कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा है कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विकास की जो गति प्रदान करने जा रही है वो सराहनीय है। कई वैज्ञानिकों ने भी जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुआई करने की अपील किसानों से की है, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारे पास अच्छे साधन नहीं है, इसके चलते हम उन्नत खेती नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस बार डेंगू और चिकनगुनिया ने सारी हदें पार कर दी है। जहां देखो डेंगू अपना कहर फैला रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब सरकार भी बेबस नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में ही 96% लोग डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में डेंगू व चिकनगुनिया के कुल मामलों में 96% पुणे के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जबकि राज्य में इस बार चिकनगुनिया के 1520 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1461 मामले अकेले पुणे के हैं। राज्य में चिकनगुनिया के साथ ही डेंगू ने भयंकर रूप ले लिया है। महाराष्ट्र में डेंगू के 5137 मामले दर्ज हुए हैं और इसी दौरान डेंगू से 16 लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े केवल सरकारी अस्पतालों के हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ और नई खास जानकारियों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।